बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जी, जो आपकी न्यू बुक है। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक आज हमारे पास है हुक्स लॉ। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर डिस्कस किया डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, जिसमें हमने इलास्टिसिटी और हमने देखा कि हमारे पास जो है मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो उनकी स्ट्रेंथनिंग कैसे की जा सकती है, उनकी साइज शेप लेंथ में जो चेंज आता है उसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं, इन इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी मटेरियल पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है या कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है उसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की स्टिफनेस जो है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का, ये सारा हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। मार्क कर लें, हुक्स लॉ आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों डिपार्टमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखें, इफ़ फोर्स F इज़ अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट। सपोज कर लें एक स्प्रिंग है आपके पास और इस स्प्रिंग पर एक फोर्स अप्लाइड की जा रही है F। या तो हम उस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी लेंथ में इजाफा कर सकते हैं, या हम उसको इंटरनल फोर्स लगा के कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी लेंथ डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी ये है कि जब हम ये अप्लाइड फोर्स रिमूव करेंगे तो वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। ऐसे ही है विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग में हमारे पास एक्सटेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन एक्स हैज़ बीन फाउंडेड। जब हमने अप्लाइड फोर्स लगाई तो स्प्रिंग क्या हुआ जी, या तो एक्सटेंड हुआ या उसमें कंप्रेशन आया। अब आप सपोज कर लें कि हम स्प्रिंग को जो है वो एक्सटेंशन का प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स हमने F अप्लाई की तो एक्सटेंशन कितनी हुई, X। कहता है हैज़ फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट। कहता है इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जब तक हम अप्लाइड फोर्स रिमूव करें, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाए, उस रेंज के अंदर, उस लिमिट के अंदर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, इसे ही हम हुक्स लॉ कहते हैं। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी आती है और साथ एक कांस्टेंट आता है, जैसा कि न्यूटन सेकंड लॉ में हम देखते थे कि हमने देखा था कि F इज़ इक्वल टू Km में। ठीक है, तो K वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो सिमिलरली यहाँ पर K भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये जो K है ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखें, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया तो आगे F इज़ इक्वल टू KX, तो हम K को लिख सकते हैं F ओवर X। KX है ना, तो X से इधर भी डिवाइड करते इधर भी डिवाइड करते, तो K बन जाएगा F ओवर X, इक्वेशन 6.1। और इसी K को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नॉन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इन फैक्ट इट इज़ द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये हमें ये बताता है कि स्प्रिंग की स्टिफनेस कैसी है। ठीक है, और ये हमें फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के स्लोप से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो कि मेंशन नहीं है, मैं कहूँगा आप यहाँ मेंशन कर लें साइड पर, कि जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है F ओवर X, इसका एक तो यूनिट अगर हम फोर्स का देखें तो न्यूटन यूनिट है और X का हमारे पास यूनिट है मीटर। तो एक यूनिट तो मेंशन है बुक में न्यूटन पर मीटर, लेकिन अगर आपके पास MCQs आ जाए कि द बेस यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू MA के मुताबिक kg/-2। ठीक है, तो kg/-2 आपके बनेगा बनेगा यूनिट किसका, आपके पास यूनिट बनेगा स्प्रिंग कांस्टेंट का। ठीक है, तो kg/-2 आपने यहाँ पर साइड पर लिख लेना है। ओके, तो देखिए, इन फैक्ट इट इज़ द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट द ग्रेटर विल बी द स्टिफनेस और स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस एक्चुअली हमारे पास स्ट्रेंथ ही है स्प्रिंग की। ठीक है जी, कि कितनी स्ट्रेंथ जो है वो बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। इट यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर, या मैंने अभी आपको कहा कि न्यूटन को लिख सकते हैं kg/-2
तो kgs-2 भी k का यूनिट है, बेस यूनिट है, ये आप लिख लें, ये साइड पे लिख लें, ठीक है। फिर हमारे पास ग्राफ है जी, अ ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब हम फोर्स एक्सटेंशन, वो जो स्प्रिंग जिस पे हमने अप्लाइड फोर्स लगाई ना और उसमें एक्सटेंशन x प्रोड्यूस हुई, तो जब हम फोर्स बढ़ाते जाएं और एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी तो एक ख़ास लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक, यहाँ पर जो ए पॉइंट है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जो जो हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, लेंथ उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अ ग्राफ ऑफ फोर्स एक्सटेंशन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ये याद रखना है। इफ़ द अप्लाइड फोर्स और लोड एक्सीड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग, और अगर अप्लाइड फोर्स या लोड जो है, जो हमने वेट लगाया फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बैलेंस पे, अगर वो इलास्टिक लिमिट से आगे निकल जाता है, इट इज़ परमानेंटली डिफॉर्म्ड, तो उसकी शेप परमानेंटली चेंज हो जाएगी। एंड द ग्राफ विल नो लॉन्गर रिमेन लीनियर, फिर ग्राफ लीनियर रही रहेगा। फिर ऐसा नहीं है कि हम जितना फोर्स बढ़ा रहे हैं उतनी ही एक्सटेंशन इंक्रीज हो, फिर उतनी फोर्स बढ़ाए उतनी एक्सटेंशन नहीं, ठीक है। तो फिर आप आगे देख भी रहे हैं कि ग्राफ अब आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, ठीक है। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज द मेजर ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसका क्या मतलब है? देखिए, ग्रेडियंट और स्लोप को मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। किसी बच्चे ने अगर ये लेक्चर नहीं देखा, स्पेशली स्पीड टाइम ग्राफ का या एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ या ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो मैं कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वीडियो लेक्चर लाजमी सुने ताकि आपको स्लोप का पता चले। स्लोप कहते हैं बेटा राइज ओवर रन, ठीक है। अब यहाँ पर ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्सटेंशन है जो स्प्रिंग के लेंथ में इंक्रीज़ आ रहा है मीटर में, और वाई एक्सिस पे हमारे पास फोर्स है न्यूटन में। जो जो हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट के बाद बॉडी की शेप और साइज़ परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर स्लोप है राइज ओवर रन। अगर मैंने इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल स्लोप निकालना है तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँगा इधर और एक लाइन इधर से ड्रा करूँगा। अब मैं देखूँगा सबसे पहले कि इसमें राइज कितना आया, ठीक है, यानी कि ये फोर्स की वैल्यू यहाँ से, अगर ये पॉइंट है तो मैं यहाँ से यहाँ तक फोर्स देखूँगा कितनी आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स है। फिर मैं देखूँगा कि रन कितना आया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा हुआ था ना, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेट्स से 5 हुआ है, ठीक है। तो 10 न्यूटन फोर्स से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, तो 10/5 रेशो आ जाएगी मेरे पास 2। तो मैं कहूँगा कि जी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेशो है F/x की, ये अभी हमने पढ़ा कि किसके बराबर थी, k के। तो स्लोप आ किसके बराबर है, यहाँ पर राइज क्या है, f, रन क्या है, x। तो हमारे पास F/x की रेशो तो k था, तो स्लोप तो k के इक्वल है। तो इसलिए उसने इस लाइन में लिखा है द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज द मेजर ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। तो एक तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर है हुक्स लॉ आल्सो होल्ड्स व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू द स्ट्रेट थिन वायर और अ रबर बैंड विद इन द इलास्टिक लिमिट। और हुक्स लॉ जो है वो हमारे पास स्ट्रेट थिन वायर पे भी लगती है, रबर बैंड पे भी लगती है। शर्त ये है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद नहीं लगेगी, ठीक है। फिर ये एक आपके पास एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, एक्टिविटी 6.1, ये इंशाल्लाह आपके स्कूल टीचर्स आपको परफॉर्म भी करवाएंगे। देखें, द टीचर विल अरेंज अ हेलिकल स्प्रिंग with a attached pointer, slotted weights, हाफ मीटर रूलर होगा आपके पास एक, ठीक है, और स्केल होगा या तो कोई आयरन स्टैंड, एंड विल फैसिलिटेट टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एज पर एज इंस्ट्रक्शन। नोट दैट अ स्प्रिंग ऑफ हेलिकल और स्पिरल शेप इज कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग। स्पिरल शेप जो हमारे पास ये जैसे आप देख रहे हैं इसे हम हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। इट्स लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, और इसकी लेंथ जो है वो इसके डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशंस दी गई हैं। पहली है सस्पेंडेड अ हेलिकल स्प्रिंग विद द स्टैंड। अब ये आपको एक स्टैंड नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ये मीटर रूल लगा हुआ है, पूरा सेटअप है ये। इसके साथ आपने जो क्या करना है, ये जो हेलिकल स्प्रिंग है इसको सस्पेंड कर देना है। किस तरह से करना है, एडजस्ट द पॉइंटर सो डैट इट डज नॉट टच द स्केल बट कैन मूव अप एंड डाउन फ्रीली अलॉन्ग द स्केल। इस तरह से एडजस्ट करना है कि स्प्रिंग इस स्केल के साथ टच ना करे और फ्रीली अप एंड डाउन जो मूव कर सके। इसलिए स्टैंड पे यहाँ पे जो नॉब है इसके साथ ये लेंथ है ताकि फासला हो,
और यहाँ से आप ये जो पॉइंटर है वो रीड कर सकते हैं स्केल का कि कितनी एक्सटेंशन लोड बढ़ाने से आई है, ठीक है। फिर है प्लेस अ स्लॉटेड वेट से 50 ग्राम इन द हैंगर एंड नोट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल। जब आप लोड रखेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, पॉइंटर थोड़ा सा नीचे मूव करेगा तो आप देख लेंगे इतनी एक्सटेंशन आई इतने ग्राम लोड से। रिपीट दिस स्टेप फॉर 5 टाइम्स, फिर आपने इसको 5 दफ़ा रिपीट करना है, ईच टाइम इंक्रीजिंग द लोड इन इक्वल अमाउंट, और यहाँ से आप लोड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 50-50, पहले 50 ग्राम था, फिर 50 ग्राम और लगाया तो अब 100 ग्राम लोड हो गया, फिर 50 ग्राम और लगाया तो फिर आपके पास 150 ग्राम, इसी तरह 200 ग्राम, सो ऑन टू 250 ग्राम। 5 टाइम्स आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है, अपने लैब्स में, और फिर आप देखेंगे कि कितनी एक्सटेंशन जो है स्केल में आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ड्रा अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एफ अलॉन्ग वाई एक्सिस, जैसे अभी हमने ऊपर एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ देखा है, एंड एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आप ग्राफ ड्रा करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन वो कर रहा है, वैसे तो ये काम सारा जब आप फिजिकल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके, कल को आप ये प्रैक्टिकल करें तो आपको बात समझ आ जाए। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ, जो शेप है भाई वो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। अगर वाई एक्सिस पे फोर्स है और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन है तो आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसे ये ब्लू कलर की लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, ग्राफ की। फिर है व्हाट डज इट शो, इट शो हुक्स लॉ कि विद इन द इलास्टिक लिमिट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, F is directly proportional to X within the elastic limit, ठीक है। फिर ये कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, भाई स्लोप जो है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का भी हम ऊपर पढ़ के आए, क्या बताता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्लोप मैंने बताया था ना, स्लोप होता है राइज ओवर रन, तो राइज तो हमारे पास क्या है फोर्स, और रन हमारे पास एक्सटेंशन है एक्स, तो F ओवर एक्स की रेशो क्या आएगी, K है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हम लिख लेंगे K इज इक्वल टू F ओवर एक्स, ओके। फिर है जी हमारे पास की क्विज, क्वेश्चन 1 है, इफ़ द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अ स्टीफर स्प्रिंग, स्टीफर स्प्रिंग मीन के हायर वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ग्राफ, कहता है कि ग्राफ पे क्या इफेक्ट होगा। इसका आंसर इंतहाई आसान है, पहले तो आप ये फार्मूला देखें, स्लोप क्या है, राइज ओवर रन, यहाँ वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास स्टीफर स्प्रिंग है, हायर वैल्यू ऑफ के, हायर वैल्यू ऑफ के, इस फार्मूले को देखें, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स है, के का डायरेक्ट रिलेशन है एफ के साथ, के की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फोर्स लगाने से कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ उसने लिखा है कि स्टीफर स्प्रिंग मीन हायर वैल्यू ऑफ के, यानी कि स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फोर्स ज़्यादा है और एक्सटेंशन कम प्रोड्यूस हो रही है ज़्यादा फोर्स लगाने से, तो ग्राफ जो है ना उसका स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही होंगी इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में, येलो लाइन ये भी स्ट्रेट लाइन है, ब्लू भी स्ट्रेट लाइन है, रेड भी स्ट्रेट लाइन है। मैं आपसे पूछूँ इन तीनों लाइन में से स्लोप किसका ज़्यादा है, आप कहेंगे सर रेड लाइन का। क्यों, रेड लाइन में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है जबकि एक्सटेंशन की वैल्यू मिनिमम है। येलो में देखें तो एक्सटेंशन ज़्यादा है, ब्लू में देखें तो एक्सटेंशन ज़्यादा है, लेकिन रेड में देखें तो फोर्स ज़्यादा है, एक्सटेंशन कम है, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगाने से कम एक्सटेंशन आ रही है। और इस तरह के हम जो हमारे पास ये स्लोप है इसे हम कहते हैं स्टीपर स्लोप। तो आप लिखेंगे द ग्राफ विल बिकम स्टीपर, ये जो रेड लाइन है ना इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। पहले इस तरह ब्लू कलर का था, अब ये ब्लू वाला जो ट्रेंड है ये किस में चला जाएगा, स्टीपर स्प्रिंग करने से रेड वाले ट्रेंड के अंदर, ठीक है। द ग्राफ विल बिकम स्टीपर ग्रेटर स्लोप। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेट यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, कहता है कि आप जो है अननोन वेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई इंतहाई आसान है, हुक्स लॉ से देखें, हुक्स लॉ है ना एफ इज इक्वल टू के एक्स, और फोर्स ही हमारा जो है वो अननोन वेट के इक्वल होगा। हम अननोन वेट अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ और एक्सटेंशन जो है जो उसमें चेंज आएगा लेंथ में उसको मेजर करेंगे, एक्सटेंशन मेजर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट के हमें पहले ही पता है, और के और एक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास अननोन वेट आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जी, एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ 101 हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। हुक्स लॉ serves as the basic principle in wide range of application
हुक्स की बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं जी, और ये बुनियादी और बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्प्रिंग इन मैनी डिवाइसेस रिले ऑन द हुक्स लॉ। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जो इस्तेमाल होने वाले स्प्रिंग्स हैं ये सारे के सारे हुक्स लॉ पर बेस करते हैं। फॉर देयर फंक्शन सच एज स्प्रिंग स्केल्स, बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल क्लॉक, स्प्रिंग स्केल्स हो गए या आपके मैकेनिकल क्लॉक्स का बैलेंस स्प्रिंग हो गया, इवन के गैल्वेनोमीटर जो आपके पास करंट डिटेक्शन डिवाइस है, और इसी गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन से एमीटर वोल्टमीटर बनते हैं, ये हम 10th में डिस्कस करेंगे। या आपके पास सस्पेंशन सिस्टम इन व्हीकल्स और मोटर बाइक्स, डोर हिंग्स, मैट्रेस, इवन मटेरियल टेस्टिंग मशीन एट्सेट्रा, इन सब में हम हुक्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन सम एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, तो ये आप मार्क कर लेंगे, जितनी भी लिखी हैं आप सारे पेपर में मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हाउएवर हुक्स लॉ अप्लाइज विद इन द स्पेसिफिक रेंज ऑफ फोर्सेस। हुक्स लॉ जो है स्पेसिफिक रेंज ऑफ फोर्सेस में लगती है विद इन द इलास्टिक लिमिट, एक्सीडिंग द रेंज और लिमिट रिजल्ट ऑफ द परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड नो लॉन्गर फॉलोस हुक्स लॉ। या अगर हम फोर्स बढ़ा देंगे या उस लिमिट से बाहर निकल जाएंगे तो मटेरियल की शेप और साइज़ परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी और वो वापस नहीं आएगा ओरिजिनल स्टेट में, तो हुक्स लॉ नहीं लगेगी। सम ऑफ द यूजेस आर एलाबरेटेड बिलो। तो सबसे पहले यूज़ बताया गया है स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक है, या स्प्रिंग स्केल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग स्केल्स यूज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग टू डिटरमाइन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, स्प्रिंग स्केल से हम कोई अननोन वेट मेजर कर सकते हैं स्प्रिंग की कंप्रेशन से या स्प्रिंग की एक्सटेंशन से। इन अ कॉमन स्प्रिंग बैलेंस द एक्सटेंशन और एलोंगेशन प्रोड्यूस इज अ मेजर ऑफ द वेट। ठीक है जी, ये हमने देख ली बात कि इन कंप्रेशन बैलेंस द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द लोड फोर्स, और जो कंप्रेशन बैलेंस है वहाँ पर जो स्प्रिंग है वो जब हम लोड बढ़ाते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है, एंड द कंप्रेशन प्रोड्यूस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ द पॉइंटर मूविंग ओवर अ स्केल। ठीक है, तो जो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है, पॉइंटर मूव करता है, तो हम देख लेते हैं कि कितना मूव किया है, वहाँ से हम एक्सटेंशन मेजर कर लेते हैं और हमें वेट मालूम हो जाता है। वेगिंग मशीन यूजली यूज दिस टाइप ऑफ बैलेंस, तो ये जो वेट करने के लिए मशीन यूज़ करते हैं उनमें हम स्प्रिंग स्केल्स या स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं जो कि हुक्स लॉ पर बेस करता है। फिर ये बैलेंसिंग स्प्रिंग जो है मैकेनिकल स्टॉप वॉच का, इसमें भी हम क्या है जी ये स्प्रिंग यूज़ करते हैं ताकि टू एंड फ्रो जो मोशन है वो ना जो आपकी निडल्स हैं क्लॉक की उसको डिस्टर्ब करे, और ये भी हुक्स लॉ पे बेस करता है। तो देखें सेकंड पर हमारे पास है जी बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स। तो इधर देखें जी, द बैलेंस व्हील इन मैकेनिकल क्लॉक्स यूज स्प्रिंग टू कंट्रोल द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ दैट रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक। ठीक है जी, ये जो निडल्स है ना क्लॉक की, यहाँ पर लिखा है कि हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यानी कि जो सुइयाँ है क्लॉक की, इनकी जो स्पीड है इनको भी कंट्रोल करने के लिए ताकि इनमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो हम यहाँ पर एक बैलेंस व्हील जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली बैलेंसिंग स्प्रिंग ही होता है हमारे पास, जो कि टू एंड फ्रो मोशन जो है वो निडल्स की, क्लॉक निडल्स की, उनको बैलेंस करता है। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज़ द करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, पेपर में MCQ आ सकता है, और ये 10th में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किस तरह से वर्क करता है, सारा देखेंगे। इट मेक यूज़ ऑफ अ टाइनी स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग, पेपर में MCQ आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर में जो टाइनी स्प्रिंग होता है उसे क्या कहते हैं, हेयर स्प्रिंग, शोन इन फिगर 6.5। ठीक है जी, ये रहा जी आपके पास अपर हेयर स्प्रिंग, ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ये है। ठीक है, विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड आल्सो रिस्टोर द पॉइंटर बैक टू द जीरो पोजीशन। इसके दो काम है, एक तो ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी गैल्वेनोमीटर की कॉइल को प्रोवाइड करता है, और ये जो पॉइंटर है इसको रिस्टोर भी करता है कि वापस जीरो पोजीशन पर आ जाए। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू विद इन द रेंज। क्या कहता है कि जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर की वो प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम बात करेंगे डेंसिटी के हवाले से। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।